वटू मार्गदर्शक। और आज हम बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी की। देखिए, हम लगातार जो दिल्ली सल्तनत है उसको कवर कर रहे हैं। उससे पहले हमने जो भारत में अरब इन्वेजन्स हुए थे उसको कवर किया था। तो अब हम आ गए हैं तुगलक डायनेस्टी के पास। तुगलक डायनेस्टी खालजी डायनेस्टी के खिलजी डायनेस्टी जो है उसके बाद आती है। तो क्या हुआ, ये चली है 1320 से 1413 तक। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिसने भी मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसा बेल का आइकन होगा उसे दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो आपको पहले से मिल सके। इसे दबाइए और सभी सब्सक्राइब कीजिए अब इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट आगे भी ला सकूँ। तो हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। 1320 से लेकर 1413 तक चली है और इसके फाउंडर कौन थे? गियाथ अल दीन तुगलक। इनको गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है और गाजी मलिक भी कहा जाता है। इनका राज्य कब तक चला? 1321 से 1325 तक, लगभग 5 साल तक। और फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक, इनका इसी का बेटा था। और फिर आया फिरोज शाह तुगलक, ये इसका कज़न था। और फिर कई वेरियस रूलर्स आए थोड़े थोड़े समय के लिए, क्योंकि उस तक फिरोज शाह तुगलक के बाद इसका डिक्लाइन होने लगा था इस डायनेस्टी का, और काफ़ी हद तक ये डायनेस्टी सिकुड़ कर रह गई थी। तो ये देखिए, अपने पीक पे इसमें अफ़गानिस्तान तक का एरिया आता है सारा। सिर्फ ये बंगाल को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारा भारत, नेपाल का भी कुछ हिस्सा आता है, पाकिस्तान का भी और बांग्लादेश का भी, इतने ज़्यादा हिस्से इसमें आते हैं। तो उस वक्त करेंसी कौन सी थी? टका। गोल्ड के कॉइन्स भी चलते थे, सिल्वर के भी, और बाद में एक राजा ने कॉपर के भी चलाए। तो हम बात शुरू करेंगे गयासुद्दीन तुगलक से। गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक सभी एक ही आदमी के नाम हैं। इसका राज्य कब तक था? 1320 से 1325 तक, लगभग 5 साल। इसके बारे में क्या है, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक बुक लिखी थी आमिर खुसरो ने, जो इसका कोर्ट पोएट था, तुगलकनामा। उसमें इसकी विक्ट्री, जो खालजी डायनेस्टी के खुसरो खान थे उसको जब इसने मारा और जीता वो युद्ध, तो उसकी विक्ट्री का गुणगान किया गया है। जब खुसरो खान को मारकर गाजी मलिक ने अपनी नई डायनेस्टी स्टार्ट की जिसका नाम रखा तुगलक डायनेस्टी। ये तुगलक कई जगह पर लिखा गया है कि इसका इनिशियल नाम ही था, ये इसके कोई मतलब जाति या कुछ और नहीं था। और कई कई ये भी कहा जाता है कि इंडियन बॉर्न ही था, ये पर्सियन या अफ़गानी नहीं था। उस वक्त पर्सियन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, मैं आपको बता दूं। इसने एक शहर बनाया दिल्ली के पास जिसका नाम रखा तुगलकाबाद। पहला सुल्तान था जिसने एग्रीकल्चर में कुछ रिफॉर्म्स किए। इसने इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की फार्मर्स को। और इसकी मौत कैसे हुई? इसकी मौत हुई, एक समारोह रखा गया था जिसमें एक पेविलियन बनाया गया था, यानी कि एक स्टेज बनाई गई थी, उस पर ये बैठा था। एक लकड़ी का सारा ऊपर स्थापित किया गया था पूरा ढांचा, और वो ढांचा इस पर आकर गिर गया और इसकी मौत हो गई। इसमें इसका एक बेटा भी आकर मर गया। कई लोग कहते हैं कि इसमें इसके बेटे, जो एक बचा हुआ बेटा था उसका हाथ था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो इससे बाद राजा बना। इसका प्रमाण कैसे मिलता है? कई इसका प्रमाण ऐसे देते हैं कि जिसने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, जिस वज़ीर ने जिस कोर्ट दरबारी ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था ये सारे इवेंट को, उसको अगर कोई और राजा होता तो सज़ा देता, क्योंकि उसकी इनएफिशिएंसी के कारण ये सारा गिर गया था ढांचा। लेकिन इसने, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इससे अगला राजा बना, उसने उसे प्रमोट कर कर वज़ीर बना दिया था। तो ये रहा उसका मकबरा गाजी मलिक का। तो कहा जाता है कि इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की ही ये साजिश थी। और कई इसे झुटलाते भी हैं कि वो अपने पापा को नहीं मार सकता था, अपने पिता को नहीं मार सकता था, क्योंकि वो उनकी बहुत बात मानता था। और उनकी माँ भी बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ बड़े अच्छे से रही। तो कोई भी औरत अपने पति के कातिल के साथ नहीं रहती, कई हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं। तो ये क्या था? बहुत पढ़ा लिखा राजा था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा था। ये ऐसा भी कहा जाता है कि एक पढ़ा लिखा मूर्ख राजा था। इसलिए कहा जाता है कि जो भी इसने डिसीज़न लिए, ऐसा नहीं है कि इसने जो डिसीज़न लिए बहुत ख़राब डिसीज़न थे, लेकिन जो भी इसने डिसीज़न लिए, इसका वक्त साथ नहीं देता था, वो इसके उल्ट पड़ जाते थे, क्योंकि इसकी टाइमिंग डिसीज़न की बहुत गलत हो जाती थी।
तो ये मैं आपको, आप स्टोरी सुनिएगा, एक आपको पता लगेगा कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। इसको मूर्ख राजा भी कहा जाता है। तो प्रोफिशेंट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये बहुत सी लैंग्वेजेस में निपुण था, बहुत पढ़ा लिखा था। इसने एग्रीकल्चर का एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम रखा दीवाने को ही। इसमें ये किसानों को एक रकम देता था, मतलब एज अ लोन रकम देता था, ताकि वो अपनी बुआई आराम से कर सकें और फिर जब फसल काट लें तो ये लोन ब्याज समेत वापस कर दें। इब्न बतूता का आपने नाम सुना होगा, मोरक्को का एक ट्रैवलर था। वो इसी के टाइम पे इंडिया में आया था और उसे ये उससे इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने इसे दिल्ली का काजी बना दिया। इसने जो इब्न बतूता था उसको दिल्ली का काजी बना दिया। इब्न बतूता का नाम काफ़ी फेमस है और इसे याद रखिएगा, ये आगे भी कभी पूछा जा सकता है कि किसके टेन्योर में ये इंडिया में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के, जिसे जौना खान भी कहा जाता है। इसका निकनेम क्या था? जौना खान। बाद में जब ये राजा बना तो इसका नाम बन गया मोहम्मद बिन तुगलक। इसके पिता ने इसका नाम जौना खान रखा था। ही वॉज कंसिडर्ड एज द वाइजेस्ट फूल किंग बिकॉज ऑफ हिज वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स। क्या हुआ? इसको सबसे मूर्ख राजा कहा जाता था क्योंकि इसके जो भी मैंने आपको बताया कि डिसीजंस होते थे वो उल्टे पड़ जाते थे। जैसे इसने 1326 में दोआब रीजन में किसानों के ऊपर, दोआब रीजन जो हिस्टोरिकली था, बहुत ही अमीर लोग रहते थे, यहाँ पर बहुत ही अमीर किसान रहते थे। एलीट भी बहुत सारी रहती थी। एलीट मतलब जो बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोग थे वो भी रहते थे। तो इसने 1326 में यहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने तो कोई बुरी बात नहीं है, इसने इसलिए किया क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी रेज़ करना चाहता था ताकि एक्सपेंशन कर सके। तो इसलिए इसने टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन इसने जब टैक्स बढ़ाया वो उस वक्त बढ़ाया जब वहाँ पर फेमाइन आ चुका था, मतलब भूखमरी फैल गई थी, तब इसने टैक्स बढ़ाया। और वो जो नॉर्मल टैक्स इकट्ठा करते थे, जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, उससे भी कम हुआ उस साल और बहुत से लोग बागी हो गए। एक तरह की गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी। तो इसलिए इसे पागल राजा भी कहा जाता है। फिर इसने 1327 में अपनी जो राजधानी थी तुगलकाबाद से दौलताबाद, देवगिरी, ये वही देवगिरी है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था बिना जलालुद्दीन, जो उसका ससुर भी था और चाचा भी था, उसको बताए बिना वहाँ पर हमला कर दिया था और वहाँ की बहुत सारी दौलत लूट ली थी। ये वही है देवगिरी। तो यहाँ पर इसने शिफ्ट कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि इसके कई रीज़न्स दिए जाते हैं, पर इसका मेन रीज़न यही दिया जाता है कि ये मंगोल्स के जो इन्वेजन्स होते थे सिंध के एरिया से होते थे, तो ये वहाँ से बचने के लिए दिल्ली से तुगलकाबाद तुगलकाबाद से दौलताबाद शिफ्ट हो गया, जिसका देवगिरी का नाम बाद में दौलताबाद रख दिया गया था। तो वहाँ पर शिफ्ट हो गया कि मुझे मुगल्स, जो मंगोल्स हैं, वो मेरे पे अटैक ना कर दें। मैं मुगल्स कह गया, शायद मंगोल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे चंगेज़ खान के जो वंशज थे उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये इसका सबसे बुरा डिसीज़न था। कई बार इस डिसीज़न को ऐसे जस्टिफाई किया जाता है कि दिल्ली से देवगिरी और सभी जगह के सेंटर में पड़ता था इसके राज्य के, इसलिए ये सभी जगह पर आ जा सकता था। लेकिन मंगोल इन्वेजन को देवगिरी से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। दिल्ली से कंट्रोल किया जा सकता था लेकिन देवगिरी से नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसे पागल राजा कहा जाता था। 1329 में इसने टोकन करेंसी इशू की, ब्रॉन्ज़ के कॉइन्स इसने इशू किए और उसकी वही वैल्यू रख दी जो सोने और चांदी के सिक्कों की होती थी। इससे क्या हुआ? लोग घरों में नकली सिक्के बनाने लग गए, नकली ब्रॉन्ज़ के कॉइन्स बनाने लग गए और सोना और चांदी को अपने पास स्टोर करने लगे। तो इससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई। फिर इसने क्या किया? इसको इतनी इस हद तक ये डिसीज़न फेल हुआ कि इसको ये कहना पड़ा कि आप वो सिक्के मुझे दे दीजिए। टोकन करेंसी पहले मैं बता दूं क्या होता है। जैसे आज के हम नोट्स देखते हैं, वैसे तो वो एक कागज़ का टुकड़ा है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है कि उसके लिए गवर्नमेंट पे करेगी 100 रुपीज़। अगर 100 रुपीज़ का नोट है, 2000 अगर 2000 का नोट है, तो गवर्नमेंट का एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है वो। तो उसी तरह से टोकन करेंसी होती है कि जिसकी खुद की उतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट जो राज्य है वो पे करने के लिए उतने रुपए तैयार रहता है। तो एक समय ऐसा आ गया था कि राज्य ने कहा था कि आप अपने जो ब्रॉन्ज़ के सिक्के हैं वो हमें वापस दे दीजिए, उतनी वैल्यू का हम आपको सोना दे देंगे। तो इस तरह से बुरा हाल हो गया था राज्य का।
1329 में इसने ईरान पर एक्सपीडिशन कर दिया था। ईरान लिखना यहाँ पर रह गया। ईरान के पास ही ये एरिया है खसरो भी, और यहाँ पर इसने एक्सपीडिशन कर दिया था। ये इसका बहुत बुरा डिसीज़न था क्योंकि बहुत दूर था, बहुत ज़्यादा दूर था। इतनी इसके पास घोड़े और बहुत कम इसके पास फोर्स थी। वहाँ तक जाते जाते ही बहुत से लोग मर गए थे। ऐसे ही इसके साथ पहले भी हुआ था, जब इसने कैपिटल अपनी दिल्ली से देवगिरी बदली थी। तो इसने क्या कहा, 700 मील का जो एरिया था उसने सारे दिल्ली वासियों को कहा कि सारा दिल्ली खाली कर दो। अगर जो नहीं करता था तो वो उसे सैनिक पकड़ कर ले जाते थे और जेल में बंद कर देते थे। तो इस तरह से इसने सारा दिल्ली बंद खाली करवा दिया था। उसी तरह से इसने ये ईरान पे एक्सपीडिशन कर दिया, जो कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम रहा। फिर 1330 में इसने एक एक्सपीडिशन की जिसमें हिमालयन रीजन और चाइनीज़ जो रीजन थे, चाइना के जो नॉर्दर्न इंडिया के साथ लगते थे रीजन, वहाँ पर इसने एक्सपीडिशन करने की कोशिश की और वहाँ पर ये मर गया कांगड़ा के राजा के साथ लड़ाई लड़ते हुए। तो इसका अंत हुआ उसी वक्त। तो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे इसके। उसके बाद आया फ़िरोज़ शाह तुगलक। पहले तो देखिए, उसकी मौत के बाद कोई भी राजा बनने को तैयार नहीं था। कोई भी राजा बनने को तैयार क्यों नहीं था? क्योंकि सबको लगता था कि मंगोल इन्वेजन होगी और उन्हें इस राज्य को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल जो थे लोग वो बगावत पर उतर आए थे। तो इसलिए इनके कज़न थे फ़िरोज़ शाह तुगलक, इनको बनाया गया। फ़िरोज़ शाह तुगलक की आप तस्वीर देख सकते हैं, ये इनके कज़न थे। इन्हें ग्रेट बिल्डर भी कहा गया है एशियंट इंडिया का, यानी कि एक मेडिवल इंडिया का। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि फ़िरोज़ शाह कोटला सिटी इन्होंने बनाई थी दिल्ली में। फ़िरोज़ शाह शहर इसने बनाया था। फ़िरोज़ शाह शहर में जो किला बना हुआ है वो इन्होंने बनाया था। हिसार शहर इन्होंने बसाया था। फ़तेहाबाद इन्होंने बसाया था। फ़िरोज़पुर इन्होंने बसाया था। जौनपुर जो है ये इन्होंने जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक अपने भाई के नाम पर जौनपुर एक गांव शहर बसाया था, जो आजकल के यूपी में है। और अपने भाई को एक तरह का इज़्ज़त देते हुए इन्होंने ये बनाया था। इनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है फतूते फ़िरोज़ शाही। ये ऑटोबायोग्राफ़ी और बायोग्राफ़ी में फ़र्क होता है कि ऑटोबायोग्राफ़ी जो खुद से लिखी जाती है, अपनी कहानी खुद से लिखते हैं, उसे ऑटोबायोग्राफ़ी कहते हैं। कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल थी वो बिजली लगने से गिर गई थी। बिजली के बादलों से बिजली लगी और वो तहस नहस हो गई, तो इसने वो दोबारा बनवाई थी। दीवान खैरियत इसने एक शुरू किया था। वो क्या करता था, गरीब लड़कियों की शादी करवाता था। इसे एक बाद के राइटर ने अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा था, क्योंकि अकबर तो उस वक्त थे नहीं, मुग़ल सल्तनत इसके बाद आएगी। लेकिन बहुत उसके बाद भी, मुग़लों के बाद एक राइटर हुए थे एलियट, उन्होंने इसे अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा था, क्योंकि ये बहुत ही धर्मनिरपेक्ष था और ज़्यादा तंग नहीं करता था दूसरे राज्यों दूसरे धर्मों के लोगों को, इन कंपैरिजन टू अलाउद्दीन खिलजी और जो फ़िरोज़ शाह तुगलक जैसे लोग थे। इसने 2 पिलर जो अशोका के थे वो दिल्ली लाए, एक अम्बाला हरियाणा से और दूसरा मेरठ उत्तर प्रदेश से। इसके पास ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्लेव्स थे। क्या होता था पहले, एक राज्य को जीता और वहाँ पर स्लेव्स को अपने साथ ले गए, लोगों को बांध कर ले गए और उन्हें स्लेव्स बना लिया। तो स्लेव्स का ट्रेड होता था। तो इसके पास जिसके पास जितने ज़्यादा स्लेव्स, उसकी उतना बड़ा राज्य माना जाता था। तो इसके पास 2.25 लाख के लगभग स्लेव्स थे। इसने 4 नए टैक्स बनाए, जैसे जजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, खाम टैक्स, यानी कि क्या होता था पहले कि जो भी कभी किसी राज्य को जीता तो 1/5 जो भी बूटी होती है, मतलब जो भी जीत होती है, जीत का पुरस्कार होता है, वो वहाँ के राज्य के सरकारी ख़जाने में चला जाता है। तो इस तरह के 3-4 टैक्स लगाए इसने। ये सिंध में मरा था 1388 में। उसके बाद से इस डायनेस्टी का पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि इसके बाद सभी जो भी राजा आया वो बड़ा कमज़ोर आया। इसके बाद जो आखिरी राजा आया वो था मोहम्मद शाह तुगलक। इसके रूल में मंगोलियन रूलर जो तैमूर था, उसने दिल्ली पे हमला किया और दिल्ली को बहुत खूब लूटा, बहुत ज़्यादा लूटा, क्योंकि इसने अपनी जो राजधानी थी वो दौलताबाद में शिफ्ट की हुई थी। तो क्या हुआ, इसने दिल्ली को बहुत लूटा।
यहाँ तक लूटा कि इसने बहुत से लोगों को रिश्वत देने की भी कोशिश की कि यहाँ से चले जाओ। ही लेफ्ट इंडिया एंड डाइड वाइल ऑन हिज वे टू हिमालयन किंगडम्स। इसने हिमालयन किंगडम्स पे जाने की सोची और इंडिया को छोड़ दिया, और जाते जाते खिज़्र खान वहाँ का सक्सीडिंग रूलर बन गया, जिसने फिर सैयद डायनेस्टी, जो इससे अगली डायनेस्टी है, उसकी स्थापना की। तो इसके बाद हम करेंगे सैयद डायनेस्टी। तो आज तक का लेक्चर इतना ही था मेरे दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा बेल आइकन जो बना हुआ है उसे दबाइए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।